नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का पहला चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो वो बच्चे जिन्होंने अब तक इस चैप्टर को एक या दो बार पढ़ लिया है या वो बच्चे जिन्होंने अब तक एक भी बार इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, दोनों कैटेगरी के बच्चे इस वीडियो को ईजिली देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने एकदम जीरो से स्टार्ट किया है और फिर इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर किया है। ठीक, अच्छा, पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? पढ़ने का तरीका रहेगा कि आपको कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है और जहाँ पे भी आपको लगता है कि चीज़ों को नोट करना चाहिए वहाँ पे आपको साथ में ही नोट करना है। पर इन सब के साथ आपको लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक कहानी को सुनते हो। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि पुष्पी पादप क्या होते हैं। ठीक है, यानी फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं। देखो, इस पृथ्वी पर जितने भी प्लांट्स हैं उन सारे के सारे प्लांट्स को हम 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं, जिनमें सबसे पहली कैटेगरी है एल्गी। एल्गी जो है वो प्लांट्स हैं जो पृथ्वी पर सबसे पहले आए, यानी जब पृथ्वी पर प्लांट्स विकसित हो रहे थे तो उनमें वो प्लांट्स जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी पर कदम रखा वो थे एल्गी। ठीक है, एल्गी जो है वो काफ़ी सिंपल प्लांट है। इतने सिंपल हैं कि इनका जो बॉडी है उसको हम रूट, स्टेम या लीफ में डिवाइड नहीं कर सकते। इनकी बॉडी को हम जड़, तना या पत्ती में विभाजित नहीं कर सकते। इनकी बॉडी के लिए एक नाम है थैलॉइड शेप, यानी थैले के समान संरचना। ठीक है, इसके अलावा जो एल्गी जो होते हैं वो हमें एल्गी जो प्लांट्स हैं वो हमें उन एरियाज़ में देखने को मिलते हैं जहाँ पे या तो वाटर क्लोज में है यानी ह्यूमिड प्लेसेस, या फिर हमें ये अधिकतर वाटर में ही देखने को मिलते हैं। ठीक, एल्गी के बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है ब्रायोफाइट्स की। ये जो ब्रायोफाइट्स हैं वो एल्गी की तुलना में थोड़े से जटिल हैं स्ट्रक्चर वाइज। क्यों जटिल है? क्योंकि इनके पास रूट, स्टेम या लीफ तो नहीं होती है, पर इनके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, जड़ के समान संरचना मौजूद है। जड़ नहीं, पत्ती के समान संरचना मौजूद है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, लीफ मौजूद नहीं है। ठीक है, पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, इस कारण ये एल्गी की तुलना में थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो। इसके अलावा ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये भी हमें उन एरियाज़ में देखने को मिलते हैं जो एरियाज़ वाटर के क्लोज हैं। ठीक है, या फिर हम कहें तो ह्यूमिड प्लेसेस या जो शेडी प्लेसेस होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं, यानी कहीं ना कहीं पानी से अभी भी इनका लगाव है। ठीक है, यानी ये भी फैल नहीं सकते, पृथ्वी पर फैल नहीं सकते, सिर्फ उन एरियाज़ में ही देखने को मिलेंगे पृथ्वी पर जिन एरियाज़ में वाटर है। ठीक है, वाटर के आसपास के जो एरियाज़ हैं उनमें ही देखने को मिलते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक, अच्छा, ब्रायोफाइट्स के बाद जो अगली कैटेगरी है वो है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स आपके जो प्लांट्स थे इनके पास जड़ भी मौजूद है, तना भी मौजूद है और पत्ती भी मौजूद है, यानी रूट, स्टेम, लीफ प्रॉपर तरीके से जो मौजूद है वो है टेरिडोफाइट्स के अंदर। इस वजह से ये जो टेरिडोफाइट्स हैं वो स्ट्रक्चर वाइज यानी संरचना के हिसाब से ब्रायोफाइट्स से भी जटिल हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ टेरिडोफाइट्स पहले ऐसे प्लांट्स थे जिनके पास वेस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम मौजूद था। हमें पता है कि जो जाइलम है वो क्या करता है, वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और लीफ तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम जो है लीफ जो भी फूड बनाती हैं उस फूड को प्लांट्स के अदर पार्ट तक पहुंचाता है फ्लोएम। ठीक है, तो ये जो जाइलम और फ्लोएम, ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो पहली बार जिन प्लांट्स में आए वो प्लांट्स थे हमारे टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अच्छा, जाइलम के आ जाने की वजह से, चूंकि जाइलम है, जाइलम क्या कर रहा है, वाटर या मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये जाइलम आ गया तो इससे क्या हुआ कि ये जो टेरिडोफाइट्स थे ये अदर एरियाज में भी फैल पाए। देखो, ब्रायोफाइट्स के पास रूट नहीं थी, उसके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर थी, क्योंकि उसकी जो रूट है उसके अंदर जाइलम नहीं है, मतलब उसकी जो रूट है वो वाटर को एब्जॉर्ब उतने अच्छे से नहीं कर रही है, जाइलम उसके पास में नहीं है। इस वजह से ही हम कह रहे हैं कि रूट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, रूट मौजूद नहीं है। जबकि जो टेरिडोफाइट्स हैं इनके पास प्रॉपर रूट मौजूद है, क्योंकि जाइलम मौजूद है रूट के अंदर, और जाइलम मौजूद होने
होने की वजह से ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं और इस वजह से ये थोड़े से फैल पाएंगे। ठीक, अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ये नहीं फैल पा रहे हैं क्योंकि ब्रायोफाइट्स के अंदर ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम वगैरह या ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। ठीक, अच्छा, टेरिडोफाइट्स के बाद जो अगली कैटेगरी है वो है जिम्नोस्पर्म्स की। जिम्नोस्पर्म्स या हम बोलें तो हिंदी में अनावृत बीजी। अच्छा, नाम काफ़ी कुछ स्पष्ट कर देता है, अनावृत बीजी। बीजी मतलब बीज, बीज मौजूद है। यानी कि जिम्नोस्पर्म पृथ्वी पर पहले ऐसे प्लांट्स थे जिनमें हमें सीड देखने को मिलता है। इससे पहले हमने जो भी कैटेगरीज देखी, हमने देखा एल्गी, उसके बाद थोड़ा सा जटिल ब्रायोफाइट्स, उसके बाद उससे जटिल टेरिडोफाइट्स। तीनों कैटेगरीज के पास में सीड मौजूद नहीं था, पर जिम्नोस्पर्म पहली ऐसी कैटेगरी है प्लांट्स की जिनके पास में सीड मौजूद था, क्योंकि नाम में स्पष्ट है ना, अनावृत बीजी। पर वो जो सीड है उसके चारों तरफ आवरण मौजूद नहीं है। शब्द है ना अनावृत, यानी कि आवरण नहीं। सीड तो है यानी बीज तो है, पर उस बीज के चारों तरफ आवरण नहीं है। किस चीज़ का आवरण की बात हो रही है? फ्रूट के आवरण की बात हो रही है। यानी कि जिम्नोस्पर्म्स के पास सीड तो होता है पर जिम्नोस्पर्म्स के पास में फ्रूट नहीं होता। अच्छा, अगली जो लास्ट कैटेगरी है जिस कैटेगरी से हमें आज लेना देना है, जिस कैटेगरी के बारे में हमें आज चीज़ें डिस्कस करनी है, वो जो कैटेगरी है वो है एंजियोस्पर्म्स की। ठीक है, या फ्लावरिंग प्लांट्स की, या हिंदी में बोले तो आवृत बीजी या पुष्पीय पादप। देखो, ये जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, ये पृथ्वी पर पहले ऐसे प्लांट्स थे जिनके पास में फ्लावर मौजूद है, क्योंकि इनका एक नाम है पुष्पी पादप, फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो ये पहले ऐसे प्लांट्स थे जिनके पास में फ्लावर मौजूद था। अच्छा, ये जो पीछे की जो कैटेगरीज हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म्स, तो इनमें हमें फ्लावर किसी में भी देखने को नहीं मिलता। ठीक, इसके अलावा इनका एक और नाम भी है आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे जो आवृत का मतलब है वो है आवरण से, और बीजी मतलब सीड। तो यानी कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं इनके पास सीड तो होता है, पर सीड के चारों तरफ आवरण भी मौजूद होता है। जिम्नोस्पर्म के पास में सीड था पर सीड के चारों तरफ आवरण मौजूद नहीं था, इसलिए नाम था अनावृत बीजी, जबकि ये हैं हमारे आवृत बीजी एंजियोस्पर्म प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि पुष्पीय पादप वो हैं जिनके पास में फ्लावर मौजूद है, या वो प्लांट्स जिनमें सीड होता है और सीड के चारों तरफ फ्रूट की कवरिंग भी होती है, यानी फल भी मौजूद होता है। तो वो प्लांट्स हमारे क्या कहलाते हैं? वो प्लांट्स कहलाते हैं पुष्पी पादप या आवृत बीजी पादप या एंजियोस्पर्म प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि एंजियोस्पर्म प्लांट या पुष्पीय पादप क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि हम अपने चारों तरफ जितने भी प्लांट्स को देखते हैं, उन सभी प्लांट्स में जो अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे कौन सी कैटेगरी के हैं? एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी के, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी के हैं। यानी ये वो प्लांट्स हैं जिनमें हमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस समय पृथ्वी पर जो कैटेगरी प्लांट्स की डोमिनेट कर रही है, या हम कहें कि जो कैटेगरी सबसे ज़्यादा फैली हुई है, वो कैटेगरी है एंजियोस्पर्म्स या पुष्पीय पादप या फ्लावरिंग प्लांट्स वाली कैटेगरी। ठीक है, तो अधिकतर जो हम प्लांट्स देखते हैं अपने चारों तरफ, वो प्लांट्स कैसे होते हैं? जैसे आपने गुलाब का प्लांट देखा तो वो कौन सी कैटेगरी का है? आपका एंजियोस्पर्म है या पुष्पीय पादप है या आवृत बीजी पादप है या फ्लावरिंग प्लांट है। क्यों? क्योंकि उसके पास हमें क्या देखने को मिल जाएगा? फ्लावर। जैसे आपने आम का पेड़ देखा, मैंगो ट्री देखा, तो उसके पास में क्या मौजूद है? फ्रूट, यानी फल मौजूद है, आम। ठीक है, तो फल भी किसके अंदर मौजूद होता है? एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। और फल के अंदर क्या मौजूद होता है? बीज। ठीक, तो सीड तो हमें जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलते हैं, पर सीड के चारों तरफ फ्रूट की कवरिंग वो किसके अंदर हमें देखने को मिलती है? एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। और अब हम अपने चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, वो जनन कैसे करते हैं। देखो, अब तक हमने जिन बातों पे चर्चा की वो सारी बातें आप डिटेल में क्लास 11th में जो चैप्टर है पादप जगत यानी प्लांट किंगडम, उसमें अच्छे से पढ़ते हो।
आप उन चीज़ों को अब तक भूल गए होंगे, तो हमने एक ब्रीफ रिवीजन लिया ताकि अब हम इस चैप्टर में अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक है वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखो, जहाँ तक जनन का सवाल है तो आप सब जानते ही हैं, जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है ताकि उस जीव की जो जाति है उस जाति की निरंतरता बनी रहे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर हम लें तो इस समय जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पे जो मनुष्य जो प्रजाति है, उस प्रजाति के जो टोटल जीव हैं वो 8 अरब की संख्या में है। अब होता क्या है कि जो हर एक जीव है उसकी जो मृत्यु है वो निश्चित है, डेथ सर्टन, दैट इज सर्टन। तो मृत्यु तो निश्चित है, यानी जीव तो मरेगा। तो अगर जीवों के अंदर जनन की प्रोसेस, जनन की प्रक्रिया देखने को ना मिले, यानी कि अगर जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि उस प्रजाति के सारे जीव मर जाएंगे। सारे जीव मर जाएंगे तो यानी जो प्रजाति है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस पृथ्वी पर किसी भी जाति का अस्तित्व बना रहे, इसलिए उस जाति के जितने भी सदस्य हैं, जो जीव हैं, उनके अंदर जनन की जो प्रक्रिया है वो हमें देखने को मिलती है। सिंपल सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। अब जो जनन है वो 2 तरीके का होता है। हम सब ने पढ़ा है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। आपने पढ़ा होगा जो अलैंगिक जनन है उसमें संतान की उत्पत्ति होती है एक ही जनक से, यानी जो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। क्या अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है? नहीं। क्या अलैंगिक जनन में फर्टिलाइजेशन या निषेचन देखने को मिलता है? नहीं। क्या अलैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है? नहीं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में सिंपल एक जनक है, उससे संतान की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट एक अलैंगिक जनन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अलैंगिक जनन में संतान जो उत्पन्न हुई है वो पूरी तरीके से अपने पेरेंट यानी अपने जनक के समान होती है, कंप्लीटली। ठीक है, अच्छा, जबकि अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, जो कि अब हमारा डिटेल का टॉपिक है, तो आपने पढ़ा ही है कि जो लैंगिक जनन है उसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। उन सेक्स ऑर्गन्स में युग्मकों का निर्माण होता है। आपने पढ़ा होगा नर युग्मक, मादा युग्मक, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। फिर क्या होता है, फिर ये जो मेल और फीमेल गैमीट है वो फ्यूज करते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, निषेचन। इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। फिर क्या होता है, निषेचन के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, जाइगोट यानी युग्मनज। और फिर उस जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, फिर उससे पूरा का पूरा जीव बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लैंगिक जनन के बारे में ये सारी बातें तो आप जानते ही होंगे। तो देखो, अब हम आगे आते हैं। अब शायद हम तैयार हो चुके हैं कि हम इस चैप्टर में आगे बढ़ें। देखो, जहाँ तक पुष्पी पादपों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सवाल है, तो हमने अभी देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। उन सेक्स ऑर्गन्स के अंदर क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं, यानी युग्मक बनते हैं। ठीक है, फिर आगे फर्टिलाइजेशन होता है और फिर आगे जीव बनता है। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर समझना है पुष्पी पादपों में, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम पुष्पी पादपों के सेक्स ऑर्गन्स को पहले समझें, क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स के अंदर ही गैमीट्स बनेंगे, फिर गैमीट्स फ्यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ज़रूरी हो जाता है ना कि सेक्स ऑर्गन को समझें। और ये जो पुष्पी पादप या जो एंजियोस्पर्म प्लांट या आवृत बीजी प्लांट के जो सेक्स ऑर्गन हैं, ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये मौजूद होते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम फ्लावर कहते हैं। समझ पा रहे हो ना, यानी पुष्प कहते हैं। यानी कि जो पुष्प है एंजियोस्पर्म प्लांट पे, वो पुष्प क्या है, उसके अंदर क्या मौजूद है, सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हैं। किसके, एंजियोस्पर्म्स के। उन सेक्स ऑर्गन्स के अंदर ही क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। फिर वो गैमीट्स, एक होगा मेल, जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो मेल गैमीट बनाएगा, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो फीमेल गैमीट बनाएगा। फिर वो गैमीट्स फ्यूज़ करेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा और फिर एम्ब्रायो से जीव बनेगा। तो अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को समझना है, तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम पुष्पी पादपों के सेक्स ऑर्गन्स को डिस्कस कर लें, क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स के अंदर ही गैमीट्स बनेंगे। और ये जो सेक्स ऑर्गन है ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं फ्लावर के अंदर, पुष्प के अंदर। ठीक है, तो ये फिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि फ्लावर के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम करें। इसलिए अब जो हमारा टॉपिक है वो है
पुष्प की संरचना डिटेल में। ठीक है, तो चलिए फिर पुष्प को समझने की